अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज हम बात करेंगे दो बहुत अहम इश्यूज़ हैं। एक है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट बनाने के हवाले से जो एक पंडोरा बॉक्स खुला है, लग ऐसे रहा है और कहने वाले ये कहते हैं कि कहीं सिंध हाई कोर्ट मफलूज होने तो नहीं जा रही। और ये एक एड हॉक तकरीर नहीं, ये दरअसल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जुडिशरी ही के अंदर से एक हमले को के तौर पर वकला जो है इसको तसव्वुर कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का एक स्टेटमेंट जो है वो आज डॉन अखबार में शाया हुआ है। और उसमें उनका ये कहना है कि 14 अगस्त के मौके की मुनासिबत से कि अदलिया जो बतौर इदारा है वो सस्ता और फौरी इंसाफ आवाम को फराहम करने में कामयाब नहीं रहा है, नाकाम रहा है, लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरने में नाकाम रहा है। और दूसरी तरफ जो उनका अगला फ़िक्रा है वो बहुत ही मानी खेज़ फ़िक्रा है। और वो कहते हैं कि कोई ही शख्स होगा जो एतमाद से कहेगा कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदलिया है। आखिर इस का क्या मकसद है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतीउल्लाह जान और जनाब हसनात मलिक साहब। मतीउल्लाह जान ने कल अपना एक व्लॉग किया है और उसमें इन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उस हवाले से जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट है उसमें क्या कहा गया है, पहले तो उनसे वो बात करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, क्या कहा है काजी फाइज ईसा ने अपने उस नोट के अंदर? बुनियादी तौर पे मामला तो सिर्फ, मगर सबसे पहले तो करीम साहब आपको बहुत मुबारक हो आपको बहुत मुबारक हो कि आप कोविड से माशाल्लाह सेहतमंद होके वापस हम दोस्तों में मौजूद हैं। वेलकम बैक। और बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो आपने सवाल उठाया है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख के हवाले से, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वो रिकॉर्ड पे हैं। और वो जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग के अंदर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और वो तहफ़्फ़ुज़ात की जो तफसील हमें मिली थी उसके मुताबिक जस्टिस फ़ाइज़ा ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि एक चीफ़ जस्टिस को जो हाई कोर्ट का है उसको आप बतौर एड हॉक जज जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते, क्योंकि आइन के 182 जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि हाई कोर्ट के मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशवरे के साथ उस हाई कोर्ट के किसी जज को आप जो है एड हॉक जज लगा सकते हैं। मगर उसमें जब कह दिया गया है कि चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट का मशवरा ज़रूरी है, तो इसका मतलब है चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ख़ुद उनको नहीं एड हॉक जज तैनात किया जा सकता, क्योंकि चीफ़ जस्टिस से मशवरा ज़रूरी है। और ज़ाहिर बात है चीफ़ जस्टिस को ऊपर लाने के लिए जब आप सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से ही मशवरा करेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि मेरे ख्याल में मुझे ऊपर ना ले जाया जाए, मेरा तो ये मशवरा, और आइनी तौर पे फिर उसके मशवरे की को भी अहमियत देनी पड़ेगी। तो ये तो एक बात। दूसरी बात जस्टिस फ़ाइज़ा ने यह भी की है कि जो कुछ सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के साथ हुआ है वो एक ह्यूमिलिएशन है, वो एक तज़लील की गई है। पहले एक जूनियर जज को उनसे ऊपर ला के उनका सीनियर बना दिया गया है, मुस्तकिल उन्हें अपॉइंट करके जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का वो हवाला दे रहे थे। और फिर न सिर्फ ये कि उनका सीनियर बना दिया गया बल्कि उनको फिर एड हॉक जज के लिए कहा जा रहा है कि आप ऊपर आ जाए। एक आर्जी पोजीशन है और एक जूनियर पोजीशन है, तो ये एक तज़लील की गई है और बज़ाहिर लगता ही है कि उनको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात में ये कहा है कि ये बज़ाहिर ये लगता है। और फिर उन्होंने ये भी एतराज़ उठाया कि अपनी रिटायरमेंट के करीब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जितनी जल्दी से इस किस्म के अहम फ़ैसले कर रहे हैं तो यूँ लगता है कि उनको ट्रस्ट नहीं है अपने क्या कहना चाहिए गद्दी नशीन या सक्सेसर को, या पेशरो तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके सक्सेसर जो भी होगा, जानशीन जो भी हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं है कि वो भी ऐसी तैनातियाँ कर सकते हैं। उनके जानशीन तो अब जैसे सुमरता बंदयाल ही होंगे ना। बेशक। तो ये जस्टिस फ़ाइज़ा ने कहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये इल्ज़ाम जो है वो लग सकता है, और ख़ासकर जस्टिस मुशीर आलम और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हवाले से जस्टिस फ़ाइज़ा ने कहा कि इन दोनों पे ये इल्ज़ाम लग सकता है कि ये जो है कुछ इनका जो आखिरी दिनों में रिटायरमेंट से पहले जस्टिस मुशीर आलम भी रिटायर हो रहे हैं, चीफ जस्टिस गुलजार भी नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में रिटायर हो रहे हैं, तो इन पे ये इल्ज़ाम लग सकता है। तो मेरी ये कोशिश है कि इन पे ये इल्ज़ाम ना लगे। तो इसलिए मैं ये वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि आइन में गुंजाइश नहीं है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आप एड हॉक जज के तौर पे ऊपर ला सकें। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पे भी एतराज़ किया, जो इससे पहले जो रजिस्ट्रार थे, उन्होंने कहा कि एक तो उनकी तरफ से लिखा गया कोई नोट था कि जनाब मुकदमात की, बज़ाहिर उन्होंने कहा लगता ही है कि उनके नोट की बुनियाद पर एड हॉक जज की तैनाती की
जा रही हैं, जिस नोट में कहा गया था कि बहुत मुकदमात की तादाद बढ़ गई है। तो जस्टिस फ़ाइज़ ने कहा कि उस नोट के अंदर भी जो तफसीलात ज़रूरी हैं, जो जुडिशल कमीशन के सामने रखी जानी चाहिए थी, वो नहीं थी कि मुकदमात की तादाद कितनी है और कितनी ज़ेर अल्तवा हैं और इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं। और जस्टिस फ़ाइज़ ने कहा कि बज़ाहिर जिस तरह का रोज़ की प्रोसीडिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे कि वक्फे से पहले ही सारे केस जजेस निपटा के उठ के छुट्टी कर जाते हैं, तो इससे तो नहीं लगता कि हम पे कोई मुकदमात के अल्तवा का दबाव है। कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर मुकदमात के अल्तवा की हंगामी सूरत हाल का कभी कोई डिस्कशन हुई, कभी कोई जिक्र हुआ। तो इस चीज़ को बुनियाद बना के एडहॉक जज को लगाना भी समझ से बालातर है। तो जस्टिस फ़ाइज़ ने बड़े स्ट्रांगली वर्डेड जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मतलब इसमें तो हसनात साहब ये देखें, बड़ी एक खुल के चीज़ सामने आ रही है, जो कि बहुत अरसे से है। ज़ाहिर है इख्तलाफ राय जो है वो पाया जाता है हर जगह पे और हर सतह के ऊपर है। इस जो अपॉइंटमेंट है, आप ये देखते हैं कि दो चीफ जस्टिस हैं, एक हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब जो इनके दरमियान में ख़त्तो खिताबत हो रही है, उस ख़त्तो खिताबत के अंदर कोई एक तो गलत होगा जी या दोनों तो ठीक नहीं हो सकते ना। जी कि ये परसेप्शन कैसे चीफ जस्टिस ने लिया कि इनकी कॉन्सेंट आ गई है। वो लिखते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब को उन्होंने फ़ोन करके कहा और बताया कि जनाब मेरी कोई कॉन्सेंट नहीं है, और उसके बाद वो खुद लिख के कहते हैं कि मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, लेकिन ज़बरदस्ती बनाने की वजह, तो ये क्या रहा है? ये सिंध हाई कोर्ट को की अपने अंदर की कोई लड़ाई है? ये सिंध के सारे जजेस जो सिंध हाई कोर्ट में रहे, क्योंकि मुशीर आलम साहब का ताल्लुक भी वहीं से, जस्टिस गुलजार अहमद का भी वहीं से ताल्लुक, फ़रोग नसीम साहब का 7 ताल्लुक, लोग, खालिद 9 में से 7 9 में से 7 लोग। तो ये क्या रहा है? जी बिल्कुल, ये इशू तो जिस तरह देखें कि सिंध हाई कोर्ट का ही लग रहा है, और इसमें आज अटॉर्नी जनरल साहब का वो ओपिनियन देखें तो उसमें ये है कि जी वहाँ का जो इस तरह के हो कि निज़ाम स्मूथली चले। तो ये एक चीज़ ये भी जो बताई जा रही है कुछ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो सीनियर जजेस हैं 3-4, उनके साथ वो मुरासिम नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप तक नहीं है। हाँ। ये बात अमूमन की जाती है। नहीं तो उसका क्या मतलब होगा कि आप हाई कोर्ट को पैरालाइज कर दें? आप ये प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि किसी भी चीफ जस्टिस जो है उसको हम उज़्व मुअत्तल बना सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मुख्तलिफ? हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई मसला उन मसाइल का और हल सुना है। बताया जा रहा है कि कुछ 6-7 महीने पहले भी मैसेज दिया गया कि शेख साहब को कि जी आप वहाँ के मामला ठीक करें। मामला ठीक हो सकते थे क्यूम साहब, बात यह है कि आप पहले जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को ले आए, तो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस इरफान सादत को छोड़ दिया आप, फिर अभी आप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को लेके आ रहे हैं, फिर उन 2 जजेस को कर रहे हैं। अब जस्टिस अकील अब्बासी साहब की परफॉर्मेंस देखें तो वो इनके बराबर है या बेहतर है जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि सिनेरिटी का प्रिंसिपल बेशक ना फॉलो करें, लेकिन किस क्राइटेरिया से आपने जस्टिस अकील अब्बासी को छोड़ दी? आप कह रहे हैं कि वो बंदयाल साहब के वर्ड हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, इंटीग्रिटी उनकी बड़ी अच्छी है, कॉम्पिटेंसी बड़ी अच्छी है, तो फिर वजह क्या है? ये वजह पूछते हैं लोग, कहते हैं ये गुड बुक में जो कि फ़लाँ मेरे गुड बुक में है, कोई नहीं है। अब इसमें चीफ साहब क्या है कि क्या चीफ साहब बात आ रही है कि गुलजार साहब के साथ क्या अकील अब्बासी साहब के तल्लुकात वो नहीं थे जो मज़हर साहब के थे? तो ये चीज़ें आ रही हैं कि जुडिशल कमीशन का जो प्रोसीडिंग है इसकी ट्रांसपेरेंसी पे बात आ रही है कि जो नाम इनिशिएट किया गया उसमें अकील अब्बासी साहब का, जिस तरह जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने उन्होंने कहा कि मेरी भी अप्रीहेंशन है जस्टिस अहमद अली शेख की एज ए जज, परमानेंट जज। लेकिन एक बात उन्होंने कहा, 2 चीज़ें रखें, इतने इशू आ रहा है पूरे सिंध में, मसाइल बाहर में आ रहे हैं, इस पर जैसे हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी ये उनका डेटा है, ये केसेस है, इनको क्यों छोड़ा गया? तो बंदयाल साहब ने उनका जो मिनट में बताया कि जी वजह यह है कि उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि जी जो मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से वो कहीं उन्होंने अपने ओपन कोर्ट में बात कर दी, कोई गुस्सा निकाल दिया। तो टेम्परामेंट जज का ठीक होना चाहिए, उनका टेम्परामेंट ठीक नहीं। अब सिंध बार के 2 रिप्रेजेंटेटिव बड़े ज़िम्मेदार, वो कहते हैं कि हमने कई दफ़ा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब से सुना, उन्होंने कहा और कोई काम कौन कर रहा है, सारा कोर्ट मेरी कोर्ट में ही काम लगाया जाता है। ये इस तरह की बातें और जजेस ने भी की। या अगर टेम्परामेंट की बात है तो साकिब निसार साहब का तो बर्फ़ उन पे तो ऐसी टेम्परामेंट था कि भाई कमाल। गुलजार साहब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का दिमाग खराब है और ये रिपोर्ट भी हुआ है, तो टेम्परामेंट तो फिर नहीं खुद मतलब है कि आप ये देखेंगे जब नवाज शरीफ साहब का पनामा केस था और उनकी वो बेल का मैटर आया था, याद है, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो गुलजार साहब उस वक्त जूनियर जज थे,
साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, बेंच हेड कर रहे थे, आसिफ खोसा साहब को उसमें शामिल किया गया था। तो उस पर एकदम से ये गुलजार साहब ने उठ के कहा था कि जमानत के केस के कहते चाइना में तो करप्शन के अंदर गोली मार दी जाती और सारे जज जो है ना इनका हाथ पकड़ रहे थे। तो नहीं, इसके अलावा तारिक असद के साथ एक दफ़ा कि ओए तो यू ओए, अब मतलब वहाँ क्या साकिब निसार साहब नहीं गुलजार साहब, तारिक असद साहब के साथ जो मुकालमा हुआ, या बंदयाल साहब काजी साहब के केस में जब 2 दफ़ा 2 गिलास पानी के पिए, गुस्सा था, मतलब टेम्परामेंट पे आपने एक सिंपल और वो मिनट में दे के आप अकील अब्बासी साहब के, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादती हुई तो उस जज के साथ हुई। 2 दफ़ा उसको जो है आपने ओवरलुक किया। अब भी वो चीफ जस्टिस नहीं बन, इरफान सादत बनेंगे। अब ये जो आ रहा है कि वहाँ के हालात हैं जिस तरह, उसमें ये है कि जी अब अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान ने, अगर चाहे उन्होंने एक नेक नीयती से भी एक दिया कि जी उन्होंने एडॉक लें, लेकिन कयूम साहब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ज़बरदस्ती ले आए। अब एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई आदमी किसी ये कहा यह जा रहा है कि ये जो एडहॉक जज का मशवरा है ना, ये खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से आया था। बिल्कुल। हाँ, तो अब बताएं इसके ऊपर क्या कहा किसी वकील ने? उन्होंने कहा कि जी उनका ये है कि जी फलां ये यहाँ रिश्ता अच्छा है आप कर लें। ये तो नहीं कहा गया कि ज़बरदस्ती अब जो है वो कर लें, हाँ ले जाए। अब ये तो नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब ने एक मशवरा दिया तो उसका ये तो नहीं कि ज़बरदस्ती। अब देखें उससे इंडिपेंडेंस का इशू आ रहा है। सारे हाई कोर्ट के जजेस जितने सीनियर हैं पाकिस्तान के, जितने हाई कोर्ट के, वो सारे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ तक जज कह रहे हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा, सीनियर जज कह रहे हैं हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस से दबाव ज़्यादा, इनडायरेक्टली और डायरेक्ट। अब नहीं मती सवाल ये पैदा होता है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो जो भी हैं, हम छोड़ देते हैं बीच में, 2 नोटिफिकेशन आ जाते हैं जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर, एक इनको एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट बनाने का, एक आ जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का। क्या होगा? देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, और ये सदर ममलकत ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना ही चीफ जस्टिस ये गलती कर सकते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये है कि जुडिशल काउंसिल का, कमीशन का ऐसा कोई ऑर्डर अभी है ही नहीं, कोई सिफारिश है ही नहीं। क्योंकि आप क्या कहते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिकमेंडेशन सदर को नहीं भिजवाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भिजवाई नहीं है क्या? मेरे ख्याल में नहीं भिजवाई, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने जो कह दिया है कि ये कोई मशरकी खातून नहीं है जिसका सर पकड़ के ऐसे करके तो हाँ करके उसको ढाक लगा दिया जाएगा। ये जो है ना जज हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं, इनको उनके जो है ना सर हिलना जो है वो हाँ तस्वर नहीं होता, ठीक है ना, किसी भी वजह से। तो ये अगर अटॉर्नी जनरल ने जब वाज़े कर दिया है कि उनकी जो राय है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हाँ से मशरूत है, तो फिर उसके बाद तो जो जुडिशल कमीशन का अक्सरियती फ़ैसला है वो अक्सरियती रहा ही नहीं। और चीफ जस्टिस अपना वोट सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब 4-4 के टाई हो जाए। अब अटॉर्नी जनरल के वोट के बाद तो वाज़े नज़र आ रहा है कि 4-4 का टाई नहीं था, ये 3 और 4 का था, और 4 लोग नहीं थे इस हामी में कि ढाक जज लगाया जाए, और 3 लोग हामी थे, और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उनकी शर्त के साथ लाया जाए। इसका मतलब है ये, लेकिन अटॉर्नी जनरल डाल ही नहीं सकते थे। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने भी तो बस यही कहा ना कि तीतर के 2 आगे पीछे, तीतर के 2 पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? नहीं, देखें अटॉर्नी जनरल से मैंने बड़े क्लियरली कर पूछा। वो एक होटल में उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको कैमरे पे लिया और मैंने वो ट्वीट पे शेयर भी किया है। मैंने उनसे कहा कि क्या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जो एडहॉक जज की तैनाती है, जो आपने राय दी है, आपकी राय के मुताबिक क्या वो मशरूत है उनकी मर्ज़ी से, उनकी कंसेंट से? तो अटॉर्नी जनरल ने बड़े क्लियरली कहा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाँ उनकी कंसेंट। वो उन्होंने उनकी जो है उसके अंदर लिखा, लेकिन उसमें एक जगह वो ऊपर लिखते हैं कि इसकी कंसेंट की ज़रूरत भी नहीं है। असल इशू तो यह है कि क्या चीफ जस्टिस को एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लगाया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर उनका क्या कहना है? देखें अब ये वो कहते हैं कि अगर वो रजामंदी दे दे और चीफ जस्टिस के वो मामले के साथ जाके मिल जाएंगे। साहब माजरत के साथ, ये एडहॉक जजेस और एडहॉकिज्म ये वैसे ही है जैसे मतलब आप किसी से किसी खास मकसद के लिए आर्जी तौर पे शादी कर लें और उसको बता दें कुछ अरसे बाद जो है बस हमारी शादी नहीं रहेगी। मतलब ये आइनी मामलात हैं। ये जो है इसके अंदर एडहॉकिज्म के ऊपर पहले ही सुप्रीम कोर्ट असूली तौर पर कह चुकी है कि नहीं होना चाहिए, चाहे ये अदलिया हो, चाहे ये सरकारी इदारे हों। एडहॉकिज्म जो है वो पूरे सिस्टम को तबाह करता है। और एक जज को एडहॉक लगा के आप क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं? 51,000 जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये एक जज जो है 51,000 नहीं जनाब मतीउल्लाह जान साहब, इस वक्त पूरी जुडिशरी के अंदर 21 लाख से ज़्यादा मुकदमात हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, 51,000 जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक जज के, और वो भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को एडहॉक जज लगाने से ये मुकदमात का मसला हल हो
जाएगा। और जस्टिस फाइज ईसा ने बड़े वाज़ेह तौर पे इसको कहा है कि ऐसे मुमकिन नहीं है। 1 मिनट में आप कह रहे हैं 28 तारीख को जी 3 साल में उनकी एक रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस बड़ी, कंपिटेंस को चैलेंज, और 10 दिन बाद आप उस बुनियाद पे ही उनको एडहॉक जज पे ले रहे हैं। लेकिन चलें, अगर रजामंदी हो ये जाए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मतीला जान साहब कि अगर एक जज की कॉम्पिटेंस नहीं है तो फिर आप उसको लेके क्यों आ रहे हैं? तो क्या फिर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको वो मदाम तुसाव का म्यूजियम बनाना चाहते हैं कि बस यहाँ पे लाके मुजस्मे रखते रहें? देखें कयूम साहब, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है जो अभी तक किसी को Yes. समझ नहीं आ रही। जस्टिस अच्छा, मोहम्मद अली मजहर को डिस्कस ऊपर करते ला के- हैं, ओके, डिस्कस करते हैं, Discuss यही जरा है जरा ना। इसका डिस्कस अब करते हैं। justice- आपने एक इशारा दे दिया मुझे, मैं भी डिस्कस करता हूँ। मोहम्मद, अगर इनके ये ऊपर एडहॉक जज आ तो जाते मोहम्मद हैं, अली मजहर साहब के पास बाद कौन से जज हैं? सादत अब्बासी साहब, नहीं नहीं, नहीं, मोहम्मद अली मजहर साहब के पास बाद जो है। मोहम्मद अली मजहर साहब के बाद कौन से जज हैं? छठे नंबर पे। वो नहीं, नदीम हैं कोई, नदीम पता नहीं, जस्टिस नदीम, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा, जो- चले। अब आप देखना ये अब है ये आ कि गया। नेक्स्ट जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, क्योंकि अभी 8 जो हैं हाई कोर्ट में ही मेरे ख्याल में सिंध हाई 9 कोर्ट के करीब सिंध हाई कोर्ट। 9 सिंध हाई कोर्ट में 9 के करीब वैकेंसीज खाली हैं। और अब मालूम नहीं है कि जो मोहम्मद अली मजहर साहब के बाद जज हैं उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है और कोई उसमें इंटरेस्टेड है, और आने वाले वक्तों के लिए कौन सी कुव्वत है जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस जजों को ला के मखसूस फैसले करवाना चाह और रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत भी तो बदलेगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत बदलेगी। जैसे काजी फाइसा का केस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, अब दोबारा पता नहीं क्योरिटी पटिशन के बाद क्या सूरत हाल होती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी क्योरिटी पटिशन लगती है नहीं लगती। चीफ जस्टिस गुलजार से जब पूछा गया, कल ही पूछा गया क्योरिटी पटिशन का, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा कोई कोर्ट में आ जाए तो सब पटिशनें तो लगती हैं, वो तो अदालत में तो लगेगी, अदालत में तो लगेगी। तो अब वो किसके लिए ये मैदान तैयार किया जा रहा है? एक बात है कि अभी कोई महीना पहले एक सीडीए का केस चल रहा था, हाँ। उसमें सीडीए ने सेकंड रिव्यू फाइल किया हुआ है, एक दरख्वास्त दी। तो एडिशनल अटार्नी जनरल सोहेल महमूद साहब थे, अली जफ़र भी उस केस में थे पटिशनर साइड। तो जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा उन्हें कि तैयारी करें और बताएं कि क्या सेकंड रिव्यू हो भी सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। उस पे जो लोग बैठे थे वो कह रहे थे कि ये क्या इशारा है, किस तरफ जा रहा है मामला, कि सेकंड रिव्यू पे अगर डिलिब्रेशन किसी और केस में हो जाए कि सेकंड रिव्यू हो सकता है नहीं। फिर बात ये आ रही है कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर, जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर, दोनों को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं करना। अब वजह मसला आपको भी पता है, वजूहत यहाँ ये भी होती हैं कि यार दो जो हैं दो सोचें तो सुप्रीम कोर्ट में पाई जा रही हैं, वाज़े बड़ी वाज़े हैं, ओपन आ रही हैं कि जी कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह और ऐसी सोच में ज़्यादा इजाफा ना हो जाए। तो ये भी एक बात आ रही है। अब अगला जो जज है वो लाहौर से कहा जा रहा है कि वो किया जाए। अब खातून के नाम के अब ऊपर जो है ये भी फिर कहा एक जा मरतबा रहा है- सीनियरिटी ये भी प्रिंसिपल कहा जा रहा है कि हमने ऐसी ला- तैसी। हमने पंजाब की सीट कुर्बान की है बलूचिस्तान पे, मतलब मंदोखेल साहब को भी कि यार असी हमने की है। तो बात यह है कि अब अगली सीट जो आ रही है लाहौर में, लाहौर से असूलन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब से बनी है एक जज को आपने एलिवेट किया, बिल्कुल। और वजह भी नहीं है। वजह लेकिन अगर मैं तो कहता हूँ कि अब यार मेरी मुख्तलिफ राय है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तमिनल्ला साहब का भी और होना चाहिए, अभी अगले 1-1.5 साल होना चाहिए उनको यार। एक साल बाद 6 जज जब एलिवेट हो जाएंगे, उनसे बेहतर हाँ नहीं 6 जज आगे 6 जजेस एलिवेट नहीं, होने नहीं, तो थल्ले का भी तो खतरा है ना जेड़ा नहीं नीचे भी होना है। लेकिन अब बात यही आ रही है ना कि अब लाहौर से फिर अब अपॉइंटमेंट होनी है, कौन होनी है, उस हवाले से 2 नाम लिए जा रहे हैं। जस्टिस आयशा का भी नाम लिया जा रहा है, दूसरा नाम जस्टिस शुजात खान साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि उनको भी, ये 2 जिन पे बहुत आजकल बात की जा रही है। गवर्नमेंट के लोग चाह रहे हैं कि जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी तो 3 नाम आए थे ना, वो जो स्क्रूटनी कमेटी के पास कहीं पड़े हुए हैं। वहाँ सुना है एक कि उमर सुमरो का नाम उमर था, सुमरो का एक नाम समीर सुना है थी ड्रॉप हो खातून। गया। वो भी तो एक्टिव रहे हैं ना कयूम साहब, आपको उन्होंने ये सूरी जो है सेक्रेटरी जो है, वो ये उसके सेक्रेटरी, हाई कोर्ट बात उनको बार बार भी कहा गया कि आप साइन ना करें, वो हर रेजोल्यूशन साइन कर देते थे। आपको पता है जजेस को ये चीज़ पसंद नहीं है कि यार इस तरीके, अब उनका नाम ड्रॉप हो रहा है, जो कोशिश की जा रही है मैं भी नाम उनका किया जाए। जिस तरह आज अतर मिनल्ला साहब जो जिस किस्म की उनके आ रही हैं 3-4 चीज़ कि उन्होंने कहा जी कि किसी भी चीफ जस्टिस को
जुडिशल अपॉइंटमेंट के अलावा किसी भी मामले में कंसल्टेशन नहीं करनी चाहिए। रिटायर जजेस को तैनात नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऑडिट होना चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा कि जी हम पूरे एतमाद से नहीं कह सकते कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट। ये 5 बातें वो करके मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट पे जो है ना बड़ी अपने साथ ज्यादती कर दी है। अच्छा, नहीं वो मैंने बिल्कुल ठीक है। ये इसके पीछे कहानी ये भी हो सकती है कि हर चीफ जस्टिस की, हर वज़ीर आज़म की तरह ख्वाहिश होती है कि मेरा कोई पेट प्रोजेक्ट हो। अगर आप देखें कि वो किसी न किसी अपने फ़ैसले की वजह से वो चाहता है कि मेरी लेगेसी बरकरार रहे। जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं वो शेर व शायरी में जस्टिस फॉर ऑल की लंबी चौड़ी नज़र मार दी और दीवार पे टंगी हुई है। नहीं, माइनॉरिटीज़ की जजमेंट जो है जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से उन्होंने जजमेंट दी, बड़ी तारीखी फ़ैसला था और आज भी उस पर अमल दरामद 7 साल हो गए, नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे जस्टिस हाकिम निसार जो हैं उनका पेट प्रोजेक्ट डैम फंड था, ठीक है। वो भी कितना साल जो है कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे। डैम फंड के सरकारी मुलाजमत से ज़बरदस्ती चंदा, अच्छा, उसके अंदर एक चंदा। मतीलजन वजाहत जो है ज़रूरी है। कुछ एक ये भी हो रहा था कि वो चल रहा है कि शायद जी उसके अंदर कोई फंड में पैसे ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो उस पे ऊपर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। साकिब निसार साहब से पूछा जा सकता है। हाँ, वो साकिब निसार साहब से पूछा जाए, लेकिन बट एनीवे मैं पेट प्रोजेक्ट की बात पूरी कर नेशनल रहा हूं। बैंक के अंदर टी बिल्स में इन्वेस्ट हुए हुए हैं। वो पहले ठीक है। 7 अरब थे, जो बढ़ के अब 12 अरब के करीब हो चुके अब वो हैं। डैम बनने लेकिन की वो बजाय- है पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के पास। बहरहाल ये डैम बनने की बजाय पूरी कौम डैम फूल बन चुकी है। और साकिब निसार साहब के इस पेट प्रोजेक्ट के बाद आपने देखा होगा जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने जो है वो मॉडल कोर्ट्स का एक वो बहुत बड़ा एक वो ड्रामा स्क्रिप्ट किया था। आजकल मॉडल कोर्ट्स का पता ही नहीं है, ना उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है। फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बाद अब चीफ जस्टिस गुलजार साहब के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि वो क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो शायद बहुत तहकीक के बाद भी उनको कुछ नज़र नहीं आया, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों अभी ना कल मैं- आपकी चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई। वहाँ वो भी- आपने कुछ सवाल भी किया था जी उनसे। बिल्कुल, वो उनकी क्या कहा उन्होंने? उनकी लेगेसी यही थी कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सरेआम ये कहा है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इदारों के कंट्रोल में है, दबाव में है, इस्टेब्लिशमेंट समेत। तो जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार ने कहा मैं कौन सी लेगेसी छोड़ के जाऊँ। मुझे लग रहा है वो किसी भी हाल में, किसी भी शर्त पे, किसी भी कॉस्ट पे वो किसी खातून हाई कोर्ट की किसी खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में ला के तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि मैं वो पहला चीफ जस्टिस था जिसने पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात की। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आसान तरीका ये 2-3 अपॉइंटमेंट से पहले कर देते वो, ताकि वो खातून चीफ असल जस्टिस में भी वो बन सकती। सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल था उसको विशिएट करने के लिए ज़रूरी था कि 3-4 पहले काम कर जाएं, फिर जाते जाते इस जो पे अदलिया हाथ की साफ जो कर दें। एक अतर साहब ने भी यही बात की ना। हाँ, कितना अतर मिन्नल्ला साहब का जो ये स्टेटमेंट है, ये कितना अहम है मती, इस पे अगर हम बात करें। मेरा ख्याल है कि यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जिस एतमाद से कहा जाए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है और हम अपने जो काम करने में, फ़राइज़ करने में, सरंजाम देने में हम नाकाम रहे हैं, हम एतमाद से नहीं कह सकते कि हम कामयाब हैं। मेरा ख्याल है कि फिर वही बात है कि ये आपने याद है शौकत सदीकी साहब ने इस किस्म की स्पीच की थी, उस पर कितना गुस्सा बेंच में आया जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कि ऐसी बातें ओपन की जाती हैं, पब्लिक में की जाती हैं। तो ये मैसेज आज पब्लिक करके पता नहीं क्यों, मैं वही कह रहा हूँ कि अतर साहब क्या मतलब ऐसी ये मैसेज, इस किस्म का मैसेज जो है ये बहुत, क्योंकि अमूमन अब जो जजेस हैं वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा जो सीनियर जजेस हैं वो इनडायरेक्टली जो दबाव होता है कि जी ये, अब आपको याद है कि अतर साहब ने एवन फील्ड की जजमेंट लिखी तो साकिब साहब ने कहा कि इतनी लेंथी जजमेंट भी होती है, बेल मैटर में खोसा साहब ने फिर एक गाइडलाइन दे दी। फिर इनडायरेक्ट भी कई दफ़ा जब खाने में आता है कोई जज मिलता है ना तो उसको कहा जाता है कि नहीं तुम्हारी रिपोर्ट ऐसी आ रही है, ताकि दबाव में रखा जाए ना। मतलब बेचारे यार हाई कोर्ट के जजेस पे इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों नहीं उनको कॉन्फिडेंस देते, वो उनको बार बार ये क्यों ये इस चीज़ का करके किया जाता है। अब आपको पता है कि कोई जज जो है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एक्ट करे तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि बजाय इसके कि उसको डायरेक्टली किया जाए अब किसी और तरीके से भी उसको काबू किया देखिए जाए। ना, ये कयूम साहब ये जो जस्टिस उमरता बंदयाल का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि ऐसी बातें ओपन जो है खुलेआम तो नहीं की जाती। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी बातें फिर क्या करना है। एक मुअज़्ज़ज़ जज जो है क्या वो अपनी बेगम से जाके कहेगा यार हम लोग आज़ाद नहीं हैं? क्या वो जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात में छुप के कहेगा कि हम आज़ाद नहीं हैं? क्या प्रेसिडेंट से, क्या ISI चीफ से, क्या किसी और जो है आर्मी चीफ से मुलाकात में कहेगा कि हम आज़ाद नहीं हैं? उसने जो बात करनी है ओपन कोर्ट में करनी है और जज को ओपन ही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। यही जैसे काजी फ़ाइसा ने भी कहा और यही बात जैसे शौकत सिद्दीकी ने भी कही। तो आखिर छुपाने की क्या ज़रूरत, और ख़ासकर ऐसी चीज़ को छुपाना तो मज़ीद फिर मामलात को ख़राब करता है ना। तो मैं नहीं समझता कि जो चीफ जस्टिस अतमरुल्लाह ने कहा है वो कोई ऐसी बात है जो एक आम आदमी को नहीं पता। आप कचहरी में चले जाएँ, यही कैमरा और ये माइक लेके F8 कचहरी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और लोगों के इंटरव्यू करें, वो आपको इससे ज़्यादा बातें बताएंगे। चीफ जस्टिस अतमरुल्लाह ने तो बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में, बड़े तरीके से ये बात की है।
है ना, मशरकी अंदाज में। तो वो जो कचहरी में लोग आपको बताएंगे, वो तो आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है कोर्ट्स के अंदर। तो ये डिस्ट्रिक्ट जस्टिस अहमद अली शेख साहब की बड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं अली वजीर की 3 महीने रख के केस और फिर रिजेक्ट कर देना सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नहीं देखें, मेरी अब बात इसके सुनो, वो अलावा तो ज्यादती खुशी शाह को- की जजमेंट पीटीआई का खुद ला मेकर कह रहा है मैंने पूरा केस देखा है यार, वैसे आपस की बात है, बेल तो बनती है। तो इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, मिसालें हैं, के मुकदमात में कई केसें हैं। इसके अलावा कितने केसेस हैं जो दबे हुए हैं बड़े बड़े। तो वो बात चीज़ है कि ये इस तरह की केस देख लें आप। हाँ, और ये परसेप्शन जो बनी है ना कि सेम पेज की, जिससे माशाल्लाह चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनके बाद जो है ये जो पूरा एक नैरेटिव जो पीटीआई का अकाउंटेबिलिटी का, उसको दवाम देने में जो है गवर्नमेंट जुडिशरी का बड़ा रोल है। इन्होंने भी 4-4 महीने जेलों में रख के लोगों को बेलें दी हैं, और वो लोग अभी जो है और जिस तरह बाबर मान साहब का केस ख़त्म हो गया लाइक, तो वन साइडेड जो अकाउंटेबिलिटी और कुछ लोगों के टारगेट में जुडिशरी का जो रोल है और लूप साइडेड इन अकाउंटेबिलिटी का तो जिक्र खुद खोसा साहब ने किया। इन चीज़ों में ये खुद जुडिशरी जज बोलते हैं लेकिन बाद में बोलते हैं। आपको भी पता है खोसा साहब ने जो बातें की हमारे साथ, वो क्या कुछ कि किस तरह हमें दाने डाले जाते हैं, किस तरह हमें पे दबाव डाला जाता है, किस तरह कहा जाता है कि ब्रीफिंग देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इसको आप ओवरलुक सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जुडिशरी नहीं कर सकती, लेकिन वो कहा जाता है कि जी ये है कि जी ऐसी चीज़ें ओपन नहीं करनी चाहिए, ओपन नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एडमिट तो करना चाहिए कि ये एडमिट चीज़ें करना चाहिए। बहरहाल हाँ जी, आखिर में ज़रूर अपने ना रिक्वेस्ट कर दें, क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जाता है, हम लोगों के ट्वीट फॉलो किए जाते हैं। तो फवाद चौधरी साहब जैसे साइंसदान जो है ना, वो अगर आपके प्रोग्राम को इंडिया से या अमेरिका से या यूरोप से किसी ने रीट्वीट ज़्यादा कर दिया तो कहेंगे ये कयूम सदीकी भी गद्दारों में शामिल है, क्योंकि एंटी स्टेट जो कमेंट है इसके बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। तो आप हाथ जोड़ के अपने नाज़रीन से कहें, ख़ासकर इंडिया के नाज़रीन से, इसराइल के नाज़रीन से, कि आप लोग रीट्वीट ना करें। आप दरख्वास्त ये करें कि सऊदी अरब और चीन और जो दोस्त ममालिक हैं उनको इजाज़त है रीट्वीट करने की, वरना फवाद चौधरी साहब जैसे जो है ना उठ के कहेंगे कयूम सदीकी भी इस एंटी स्टेट नेटवर्क का हिस्सा है। इस पे फिर तफसील से बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि कहाँ पे अब रियासत ख़ुद अपने शहरियों को इस तरह की जब बातें करना शुरू करेगी तो उस रियासत के बारे के में बैनुल अक़वामी सतह पे क्या तासुर आएगा। ऐसे ऐसे जुगादिर और अक्लमंद अगर हमारे पल्ले पड़ेंगे तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। बहरहाल वापस आते हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का मामला कोई सादा मामला नहीं है। कहने वाले ये कहते हैं कि जहां ये एक तरफ अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक हमला है, वहीं असल में टारगेट्स कुछ और हैं जो इस बहाने से हासिल किए जाएंगे। हम उन टारगेट्स की खोज के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं और हमें तो अपनी अदलिया पर एतमाद है, लेकिन अब जो बात भी कर रहे हैं वो अदलिया के जज साहिबान ही कर रहे हैं। जो कुछ अदलिया के बारे में कहा जा रहा है ये हम नहीं कह रहे हैं। और दूसरी एक और भी तारीख़ का, वो कहते हैं ना कि तारीख़ हमें बहुत कुछ सिखाती है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जब इसी मुदाखलत के इल्ज़ाम पर जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको ओहदे से हटाया था, उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उस वक्त इस नाइंसाफ़ी का साथ देने वाले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। देखते हैं कि तारीख़ जो है हमें क्या सिखाती है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।